सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत नाज़रीन। आगाज़ में आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम मियां नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ये कह रही है किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि वो कितना बीमार हैं, डॉक्टर्स उनकी सेहत के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन कुछ लम्हे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने बात की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की संगीन बीमारी की, मैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करने लगा था। ब्रिगेड इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अमजद साहब, उससे पहले ये एक बड़ी खबर है, ज़ैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली से पास हो गया, अब सेनेट से पास हो जाएगा, ये फिर कानून की शक्ल में एक चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ज़ाती आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या ये मुमकिन है, बड़ी एक लहर उठी कि इस तरह के अगवा और उसके बाद रेप और उसके बाद कत्ल कर देने वाले के लिए सज़ा जो है वो मौत होनी चाहिए। आपके नज़दीक ये जो बिल है जो 7 से 10 साल की सज़ा है, ये सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए या मौत की सज़ा दी जानी चाहिए थी जिसकी कुछ लोग डिमांड कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो यूँ लगता है कि ये इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की मदद के लिए ये बिल गालिबन बनाया गया है, क्योंकि पहले तो उसको सजाए मौत दी रही थी। आपने देखा कि ज़ैनब कातिल को सजाए मौत हुई थी, और इस तरह के केसेस में जब अदालतें सजाए मौत दे रही थी तो आप एक बिल बना के अगर उसमें 10 साल की कैद की एक लिमिट मुकर्रर कर देते जी, के लिए ये बिल बना दिया ताकि आइंदा उनको सजा मौत न दी जा सके। सही। तो ये तो इंतहाई शर्मनाक मेरा ख्याल है काम। फिर ये देखिए कि ये यूनानिमसली पास किया गया। अगर पहले से ये यहाँ पे सजाए मौत का यहाँ ना होता रहे या ये ना दी जा रही हो, फिर मैं समझता कि शायद ये सजा नहीं दी जा रही, लोगों को माफ़ कर दिया जाता है, इस काम के बावजूद उनको छोड़ दिया जाता है या साल 2 साल की सजा दे के छोड़ दिया जाता है, तो फिर यूँ लगता कि शायद 10 साल की सज़ा मुकर्रर के आपने कुछ थोड़ा सा उसमें दमखम पैदा किया है। लेकिन जब सजाए मौत पहले दी जा रही है और आप उसको उसमें कटौती करके 10 साल की लिमिट रख रहे हैं, उम्र कैद भी नहीं है, तो फिर मैं ये कैसे समझूं आप इस मामले में सीरियस हैं कि वाकई ऐसे जुर्म के सद्देबाब किया जा सके। लगता यूं है कि इस जुर्म को प्रमोट किया जा रहा है और ये उन लोगों के लिए एक तरह के सहूलतकार का रोल अदा किया है कि जनाब आपने 10 साल की सजा मुकर्रर कर दी, जबकि सजाए मौत तो पहले दी जा रही थी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है जिस किसी ने भी वहाँ पे ये एतराज़ उठाया कि सजाए मौत इसमें होनी चाहिए थी, वो दुरुस्त कहते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि बिल को दोबारा इनको देखना चाहिए। अच्छा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत कुछ मौक़िफ़ दे रही, पढ़े भी, सुने भी, देखे भी मीडिया पर। जल साहब, आज मुस्लिम नून की जो क़यादत है, अगर आपके वो नज़र से नहीं गुजरा, मैं आपको बताऊँ, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक गलत बयानी कर रही है, बीमारी की तशख़ीस से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत के बोर्ड की अपनी थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ देना पाकिस्तान की काबीना का फैसला था, अगर वो गलत था, वो झूठ था, तो फिर काबीना के अंदर इस तमाम तर चीज़ें हुई। स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका से डॉक्टर्स ने आके नवाज शरीफ का मुआयना किया है। वो कह रहे हैं अक्टूबर में नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला भी हुकूमत का अपना था, अब हुकूमत उनको वापस बुला रही है। वो कहते हैं उनकी सेहत के साथ खेला जा रहा है। अगर ये ऐसा हुआ जनरल साहब, तो आपको समझते हैं कि फिर ये अपोजिशन फिर से एक्टिव हो जाएगी, हुकूमत के लिए एक मजीद प्रेशर बनेगा, जो हुकूमत चाह रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए, बल्कि अब तो उन्होंने खत भी लिख दिया है। देखिए, ये 2 मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक था उनका इनिशियली शुरू में पहले बाहर जाने का, उसमें अदालत भी उनको बाहर भेजने में शरीक है और हुकूमत भी, और उसमें इस वक्त के ऊपर जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी जिनकी बुनियाद पे भेजा गया, उनके ऊपर एतराज़ उठाना या उनको क्वेश्चन करना वो मुनासिब नहीं लगता। बोर्ड हुकूमत ने खुद बिठाया था और हुकूमत के बनाए हुए बोर्ड के तहत ये रिपोर्ट्स थे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ा वाज़े कहा कि उनको उन रिपोर्ट्स की सच्चाई के ऊपर कतई कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हैं, दूसरी तरफ वो खुद डॉक्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं,
लिहाजा मैं तो उनकी बात को ज़्यादा वजन दूंगा और मेरे ख्याल में उसी की बुनियाद पे हुकूमत ने भी फैसला किया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मियाँ साहब बाहर इलाज के लिए चले जाएं। वो तो बात हो गई वहाँ पे। अब यह है कि ये किस्सा था 8 हफ्ते का, उसके बाद इस ज़मानत में एक्सटेंशन होनी थी अगर इलाज नहीं होता। दूसरी तरफ ये है कि अदालत ने ये बोझ पंजाब कैबिनेट पे, पंजाब हुकूमत पे डाल दिया था कि जनाब आइंदा एक्सटेंशन करनी हो तो पंजाब हुकूमत फैसला करे। एक्सटेंशन तो बासूरत अदालत के जरिए ही बेल दोबारा एक्सटेंड होगी, लेकिन रिकमेंड करेगी पंजाब गवर्नमेंट। अब पंजाब गवर्नमेंट का चांस ये है कि जनाब आपने जो पहले वाली रिपोर्ट्स हैं उनमें कोई तब्दीली या कोई नए टेस्ट वगैरह बीमारी की तशखीस के बारे में या बीमारी के संगीनी के बारे में या उनका आइंदा इलाज का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में तो आपने लिख के हमें भेजा कुछ नहीं। अगर पुरानी कहानी आपने सुनानी है तो उसके तहत तो मियाँ साहब वहाँ ठीक ठाक फिरते नजर आ रहे हैं। मियाँ साहब हर तरह की मामूलात ज़िंदगी वहाँ पे दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। इससे यूँ लगता है कि कोई इलाज मालजा अगर वहाँ पे है भी तो वो इस किस्म का है जो घर में रह के कर सकता है आदमी। अगर घर में रह के वहाँ पे हो सकता है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में भी मियाँ साहब वो वद्वियात वो चीज़ें ले सकते हैं और घर में रह सकते हैं। सो ये मौक़िफ़ है हुकूमत का, जिसकी वजह से हुकूमत ये नहीं चाहती कि उनकी बेल मज़ीद एक्सटेंड की जाए। अगर बेल एक्सटेंड की जाती है तो वो उस सूरत में हुकूमत फिर उसमें उस किस्से में शरीक हो जाएगी। और कल को अगर ये कहा जाए कि मियाँ साहब की बीमारी तो इस नौयत की अच्छा जनरल साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजना था तो बड़े एक्टिव मौलाना फजलुर रहमान का धरना एक आ गया, वो बड़े एक्टिव थे, बाकी अपोजिशन बड़ी बात कर रही थी, फिर वो एक पूरा सिनेरियो बन गया, एक प्रेशर क्रिएट हो गया, मियाँ साहब चले गए, अपोजिशन भी ठंडी हो गई। अब ये दोबारा से मियाँ साहब को वापस बुलाने की बात हो रही है, इधर से मार्च की भी तैयारी होनी है। आपको लगता है ये प्रेशर कहीं ना कहीं हुकूमत पर रहेंगे इस तरह के कि मियाँ साहब को वापस ना बुलाया जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि उस वक्त तो ये सूरत हाल थी कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी, आप चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के बयान देखिए, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, हम हुकूमत को मशवरा देते हैं कि ये जल्दी फैसला करके इनको बाहर जाने दें। सो उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ से प्रेशर था कि ये बाहर जाएं। लेकिन अब चूंकि नजर आ रहा है हुकूमत के ऊपर अपनी तनकीद होगी। पहले ही कहा जा रहा है जी हुकूमत ने इजाज़त दे दी, अब हुकूमत ने अगर इजाज़त दे दी और 8 हफ्ते भी ख़त्म हो गए, इलाज भी कोई नहीं अगर वहाँ पे हो रहा, मियाँ साहब भी मामूलात ज़िंदगी उसी तरह गुजार रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर तनकीद आएगी। तो हुकूमत ने अपनी साइड को सेव करने के लिए ये काम किया है कि एक ख़त लिख दिया। अब वो वहाँ से लाए जा सकते हैं, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन हुकूमत कहने को ये कह सकती है कि जनाब हमारी दानिश में अब उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए, हमने जो उनको भेजा था, वो जिस मकसद के लिए भेजा था वो पूरा हो चुका है, अब ये वापस आ जाए। तो एक वक्त वो था जब अदालतें कह रही थी कि जी इस बात की गारंटी दें कि ये पीर जिंदा भी रह सकेंगे या नहीं, और अब उस किस्से को भी आज 3-3.5 महीने गुजर गए। और अब आपकी इत्तला के लिए मैं ये चीज़ ज़रूर अर्ज़ कर दूँ, हुकूमत इसमें कोई इजाज़त नहीं देगी, लेकिन अदालतों के ज़रिए इजाज़त दे लेंगे, उनकी बेल एक्सटेंड हो जाएगी। अदालत से अगर फिर हुकूमत उनको वापस बुलाना चाह रही है, अगर मियाँ साहब अदालत में चले जाते हैं तो अदालत हुकूमत से अगर ये सवाल पूछे कि जनाब इस बात की गारंटी दें कि वो इंग्लैंड से वापस आ जाएंगे इधर, तो उनका इंतकाल नहीं हो जाएगा या उनको खुदा न खास्ता कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी, तो हुकूमत गारंटी दे सकेगी? नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब वहीं पे आ जाएगा जनरल साहब, जहाँ से मामला शुरू हुआ था कि आप उनकी सेहत के हवाले से गारंटी देंगे, वहीं पे आके फिर से आके रुक सकता है। ठीक है, कानूनी कदगन हो सकती है। अच्छा जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का बात गारंटी पे आएगी, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी पे आ जाएगी। मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि आपकी उसकी माहिराना राय ज़रूरी है, वो है अफगानिस्तान के अमन माहदे के हवाले से। लेकिन आज जो खबरें आई वो है सुबह हलमंद और दीगर जगहों पर इस तरह के बाद आपको लगता है कि ये कायम रह पाएगा सारे का सारा अमल जो अमन माहदे का है? देखिए ये बिल्कुल कायम रहेगा और ये अमेरिका इसमें इंटरवीन करेगा। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब्दुल गनी बरादर के साथ टेलीफोन पे बात की है और बातचीत में उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि इस मामले पे बड़ी जल्दी जो माइक पॉम्पियो हैं वो अशरफ गनी से बात करेंगे। अमेरिका को इसमें थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा अगर वो वाकई प्रोसेस आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, सबसे बड़ा पत्थर रास्ते का इस वक्त अशरफ गनी खुद है। अगर इस माहदे को कोई ख़तरा है तो वो अशरफ गनी से है। उसकी वजह यह है कि अगर भारत स्पॉइलर है या कोई भी स्पॉइलर है तो वो इस्तेमाल करेगा अशरफ गनी को। सही। अशरफ गनी जो है वो
एक जाली इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होके आ गया, वो कहने को इलेक्टेड आदमी है, सदर है, तो वो उसको इस्तेमाल करना निस्बतन आसान है। लेकिन दूसरी तरफ अशरफ गनी खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी न किसी तरह उसकी हैसियत इसमें मनवाई जाए। जो मुआहदा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंसान बेहैसियत हुआ है अशरफ गनी है, उसको किसी ने मुँह ही नहीं लगाया, पूछा ही नहीं। अब वो नेचुरली अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है अपनी। दूसरी बात यह है कि अगर तालिबान के साथ मुआहदा हो जाता है और कोई नया सिस्टम आता है जिसमें तालिबान भी हिस्सेदार होते हैं, तो सबसे पहले अशरफ गनी की सदारत हाथ से जाएगी। सो अशरफ गनी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सही कि वो इतना सदमा, जिसके लिए उसने इतने पापड़ बोले बेले हेरा फेरियाँ की, जिसका अब्दुल्ला उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि इसने वोटिंग में भी और बाद के रिजल्ट्स में भी इसने काफ़ी सारी गड़बड़ की है। तो इन हालात में ये इतने पापड़ बेलने के बाद अशरफ गनी मर जाएगा, लेकिन ये करेगा कि वो सदारत छोड़ दे। लिहाजा वो हर तरह के रोड़े इस वक्त एक मुश्किल सूरत ज़्यादा जो है वो अमेरिका के लिए हो सकती है। जनरल साहब, जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जमील साहब, ये जो हमला हुआ इसके बाद एक खौफ सा पैदा होने लग गया है कि एक जाने तो हम कामयाबी की बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान में अमन की, दूसरे बात इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाना, ये अफ़गान हुकूमत, अमरीका, तालिबान, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जी हाँ, मैं जहाँ बात छोड़ी है जनरल साहब ने वहाँ से मैं आगे बढ़ाते हुए ये मैं बताता चलूँ कि अमेरिका की जो इस वक्त मारूज़ाती हालात चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और जो कमिटमेंट ट्रंप ने दी हुई है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रंप ने आज पहला पत्ता तो खेला है तालिबान के लीडर से, मुल्ला बरादरान से बात करके, लेकिन आगे जिस तरह माइक पॉम्पियो को भेज रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर मामलात अशरफ गनी की हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि वो अमेरिका की बात ना माने, क्योंकि वो अमेरिका के ही लाए हुए और बैठाए हुए शख्सियत हैं, वरना उनको तो उनके पीछे तो चंद सौ आदमी भी नहीं निकलेंगे अफगानिस्तान में, और अगर आज कुर्सी छोड़ें तो उनकी अपनी फौज और उनकी अपनी पुलिस जो है उनको सलूट करना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा उनकी हैसियत अफगानिस्तान में कोई नहीं है, ट्राइबल लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी तालिबान की हैसियत है, क्योंकि तालिबान की हैसियत थी तभी तो अमेरिका ने पहले ये कहा कि जब इनको कुचल देंगे और कुचलेंगे इतना ज़्यादा कि वो खुद आएंगे टेबल पर, और उसके बाद उसके बरक्स बात हुई कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अपनी ज़मीन की खातिर मज़ाहमत करते हुए अपने आप को मनवाया कि वो जिसे कि दहशतगर्द कहा जाता था ग्रुप, वो एक सियासी ग्रुप है और जिसको कि दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत ने जिसके साथ डील किया। अब इसके दो तनाजुर आगे चल के हो जाते हैं। पहला तनाजुर उसका ये है सियासी, जो कि थोड़ी सी गुफ्तगू की, थोड़े से मैं 1 मिनट इस पर और जोड़ूंगा, और दूसरा तनाजुर उसका लीगल है, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ही अहम है और जिस पे बहुत कम बातें सुनी जा रही हैं हम अपने मीडिया में। तो मैं अगर पहले मैं थोड़ा सा सियासी जहां मैंने ख़त्म किया वहां शुरू कर दूं, तो लिहाजा इस चीज़ का अमेरिका की हद्दुल वसा कोशिश होगी कि ये फेल ना हो। देखें, पहले भी अमेरिका ने 2015 में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी करज़ई ने कोशिश की कि किस तरह अमेरिका मान जाए। अमेरिका पहले नहीं मानता था, और उसके बाद जब अमेरिका थोड़ा सा राजी किया करज़ई ने, तो तालिबान नहीं मानते थे उन कंडीशंस पे। अब ये ऐसी कंडीशंस के तालिबान की बात भी मानी गई, अमेरिका ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाई, तालिबान ने भी दिखलाई। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक उम्मीद बराई है अमेरिका में भी। अमेरिका में वादा किया गया ट्रंप की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि हम अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे जो हमने 2 ट्रिलियन ज़ाया किए हैं वो हम नहीं करेंगे, और हम वही अपने लोगों के फलाह बहबूद पर लगाएंगे। और अगले इलेक्शन जमील साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना, जो लीगल पॉइंट आप बात करें हम चाहेंगे कि वो जरूर डिस्कस करेंगे, हमारे नाज़रीन भी देखें कि वो क्या है। हमें एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमील अहमद खान साहब, लीगल इसमें इस पर क्या है जो सारा ये अमन मुआहदा है आप बात कर रहे थे? देखिए, समझने की बात यहाँ ये है कि 2013 में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2 हुकूमतों के दरमियान, अफगानिस्तान हुकूमत और उसके और दूसरी तरफ से अमेरिका,
और उस हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 14 के तहत आर्टिकल 102 के तहत उसको अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर कराया गया। इसका मतलब ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की स्टैम्प भी उस पर आ गई। उसमें है क्या? उस मुआहदे के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान पर कहीं से किसी का चाहे किसी ग्रोह का या किसी मुल्क के तरफ से कोई किसी किस्म की अगर दरअंदाजी की गई या अटैक किया गया तो अमेरिकन फोर्सेस उसका जवाब देंगी। ये उनको अख्तियार हासिल है। आपने देखा कि 24 अफराद हलाक हुए, शहीद हुए इस हमले में जो तालिबान ने हमले किए, और उस हमले के नतीजे में तालिबान के भी 3 अफराद, लेकिन उस पर स्पोक्स पर्सन जो अफगानिस्तान में मौजूद है US आर्मी का, US फोर्सेस का, कोलिजन फोर्सेस का, उसने बयान दिया है कि हमने ये एयर स्ट्राइक इसलिए की है कि अफगान तालिबान की चौकी पर तालिबान हमला कर रहे थे और आइंदा भी अगर ये हमला होगा तो हम करेंगे, और हम तवक्को करते हैं कि पीस जो डील है उसकी कदरदानी की जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन तालिबान तो अमल कर रहे हैं। इसका दूसरा फ्रेमवर्क, मैं इससे पहले कि दूसरे जनरल नुक्तों पर आ जाऊं, क्योंकि इस चीज़ों पर गुफ्तगू बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में, तो लिहाजा मैं इसका दूसरा इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की बात बता दूं। कोलिजन फोर्सेज जिसके 39 कंट्रीज वहाँ हैं, तकरीबन 3000 फोर्सेज हैं बाकी ममालिक की, और उससे हटकर 14,000 के करीब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं। इनको स्ट्रेंथ हासिल है। इनको अक़वाम मुत्तहिदा की यूनानिमस उनकी रेजोल्यूशन के तहत इनको अख्तियार दिया गया था कि ये वहाँ मौजूद रहेंगे अफगानिस्तान में। तो ये इनको और फिर ये 2024 तक, जो पहले मैंने एग्रीमेंट जिसका जिक्र किया 2013 में। आप अशरफ गनी के हवाले से बात करें, सबसे बड़ा मामला अशरफ गनी पहले ही दिन जैसे ही मुआहदा हुआ है, उन्होंने अफगान कि जो तालिबान की रिहाई है उसके हवाले से भी उन्होंने खलल की बात की। वो रिहाई की बात नहीं हो रही, ये तमाम तो चीज़ें नहीं हो रही। तो अशरफ गनी एक जानिब हैं, लेकिन अमेरिका बहरहाल जिस तरह अशरफ गनी आए हैं वो अमेरिका भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है, तो उनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि जो मुआहदा है वो सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अमन के लिए बेहतर है। तो इस चीज़ का अदराक नहीं हो रहा अफगान हुकूमत को इस वक्त? देखिए, अफगान हुकूमत से ज़्यादा ये अमेरिका का मसला है, उसको हल करवाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने जो इसमें काम किया, एक्चुअली अबहाम और जो मसला पैदा हुआ वो भी अमेरिका की अपनी गलती की वजह से हुआ है। एक तरफ उन्होंने दोहा में एक एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ, वहाँ उन्होंने कमिटमेंट दी उसमें कि जनाब 5000 तालिबान के जो कैदी हैं वो कर दिए जाएंगे और 1000 तालिबान के, यानी ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नेटो कमांडर और अशरफ गनी ने वहाँ से उसी दिन काबुल से एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कैदियों का 5000 का रिहाई का है, ये अफगान गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी। इसका मतलब ये है कि वो उधर एक एलामिये में ये अफगान गवर्नमेंट के हिस्से में डाल दिया और एग्रीमेंट में दूसरी तरफ अमेरिका ने कमिटमेंट दे दी। उधर भी अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो नेटो कमांडर हैं वो साइन कर रहे हैं और इधर ज़ल्मे खलीलदार दोहा में साइन कर रहे हैं। सो ये अमेरिका को रिजॉल्व करना चाहिए था। तालिबान ने इसमें जो गलती की है वो ये है कि जब ये अशरफ गनी ने ये किस्सा उठाया तो उसमें उनको चाहिए था कि अफगान तालिबान को चाहिए था कि अमेरिका से बात करते और उन्हें कहते कि ये काम नहीं चलेगा और ये मादा टूट जाएगा। अच्छा, 10 तारीख तक का टाइम था कि 10 तारीख को इन्होंने बैठना है इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए। उससे पहले ये मामला अमेरिका रिजॉल्व कराता, लेकिन उसके बजाय तालिबान ने फौरन फैसला किया कि अब अशरफ गनी फोर्सेस जो है उनके खिलाफ वो एक्शन करेंगे। और आज आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी रिटेलिएशन हुई है और अमेरिकन एयरफोर्स ने तालिबान के ऊपर अटैक किए हैं। इससे मुआहदा नेचुरली खतरे में पड़ गया। अगर अमेरिका भी अफगान डायलॉग के हवाले से मैं जनरल साहब जरूर बात, इसका जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमील अहमद खान साहब भी। जमील साहब, एक चीज़ यहाँ पर सवाल बनता है कि इंट्रा अफगान डायलॉग जिसकी अब सूरत होनी थी, आगे बढ़ेंगे, तालिबान होंगे बाकी सिर्फ जंगी जराइम में मुलव्विस जो ग्रोह हैं उनके अलावा बाकी सारे के सारे उसमें शामिल होंगे। अब ये जो हमले हुए हैं इसके बाद तो ये, और फिर अशरफ गनी का पहले दिन से जो रवैया है, इसके बाद कि इंट्रा अफगान डायलॉग की भी कोई कामयाबी की सूरत होगी? जी, इसकी कामयाबी की मुझे तो बहुत उम्मीद है और उसके बहुत सारे जो लॉजिक मेरे जहन में है और बहुत सारे मोरिकात मेरे जहन में है। पहला तो मैंने जिक्र कर दिया है पहले ही कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का ये एक हिस्सा है और अपने कौम को उसने वादा किया हुआ। दूसरा इसका ये है कि ये एग्रीमेंट बजाते खुद इसको 50 ममालिक ने
विटनेस किया है दोहा में, तो 50 ममालिक इसको देख रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने खुद कहा कि इस एग्रीमेंट के इन्फोर्समेंट हम सिक्योरिटी काउंसिल से कराते हैं। चौथी बात ये कि ट्रंप ने खुद बात की तालिबान लीडर से, मुल्ला बरदरान से, और इसका मतलब ये है कि वो अशरफ गनी मेरी मतमा नज़र में अगर को एक दफ़ा बहुत सही तरीके से कह दिया जाए, क्योंकि लोकल कमांडर चाहे नेटो की यानी कि अमेरिकन फोर्स कमांडर अगर वहाँ चाहे तो सपोर्ट भी करें अफगानी हालात लोकल कंट्री के लिहाज से, तो उसके बावजूद अमेरिका जो कि उसने एग्रीमेंट में लिखा है कि हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान का इसमें इंटरेस्ट ये जुड़ा हुआ है, और टेक्निकल नुकता दोबारा ये आ जाता है कि जिस तरह के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो तालिबान की दहशतगर्द की लिस्ट में है, दहशतगर्दी की लिस्ट में 1267 और उसके बाद 3 और रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास हुए, उसके तहत उसमें से निकालने के लिए अमेरिका ने जिम्मेदारी ली है कि हम फैसिलिटेट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, और हम अशरफ गनी को कहेंगे कि इसको इनिशिएट करें। एक तरफ तो अफगानिस्तान तालिबान बार से इंदिया दे रहे हैं और अपने आप में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि हम क्या रिलेशन रखना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान में हम रखना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लोगों की फलाह बरबूद करना चाहते हैं, तमाम ममालिक से हम अपने रिलेशंस को बेहतर रखना चाहते हैं। टापी के लिए हम चाहते हैं कि टापी कामयाब हो, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान में काफ़ी रवैयों में तब्दीली आई है। अशरफ गनी अपनी वजूहात से, क्योंकि उनको पता है कि अब्दुल्ला दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, और इससे ज़्यादा अगर वो हटदर्मी उन्होंने की तो फौरन अमेरिका के पास चॉइस है जब तक कि तालिबान का ये पूरा सेटलमेंट हो जाए और एक नई सियासी। अच्छा जमील साहब, इसमें मैं एक जनरल साहब से सवाल है, जनरल साहब पाकिस्तान का जो किरदार था वो अमन मुआहदे तक तो उसूली तौर पर ख़त्म हो गया, अब जब ये तालिबान की रिहाई और ये सारे मामले जो है उसका हिस्सा थी वो नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए या फिर अफगान ही अफगानिस्तान के मामलात को लीड करें, पाकिस्तान को इस किस्म के कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए सारे अमल में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई रोल बनता है इस लिहाज से कि ये वायलेशंस करते फिरे और पाकिस्तान उनको राज़ी करता फिरे। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को इधर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक सूरत में थोड़ी बहुत आपकी इन्वॉल्वमेंट रह जाती है, वो ये है कि जब इंटर अफगान डायलॉग शुरू हो तो आप उसमें कुछ उनकी हेल्प कर दें अगर वो हमें रिक्वेस्ट करें। इसमें आपको याद होगा कि हमने एक मरी में लाहौर प्रोसेस के तहत एक इंटर अफगान डायलॉग करवाया था, इसी तरह रशिया ने भी करवाया, वहाँ पे मॉस्को में उनका हुआ, और उसमें ये सारे जो ग्रुप शामिल हुए इसमें कुछ को पाकिस्तान ने इनवाइट किया, पाकिस्तान का कुछ इन्फ्लुएंस मौजूद है उन पे, उनको आइंदा बैठा जा सकता है अगर कोई ऐसी बात हो। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि सारे ग्रुप जो हैं वो खुद भी बैठना चाहेंगे, लेकिन अगर कहीं रुकावट हो तो कहीं पाकिस्तान अगर उसमें किसी को इनकरेज कर सकता है तो वो किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा हमारी हमेशा से पॉलिसी ये रही है कि ये अफगान लेड अफगान ओन होना चाहिए प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अफगानियों खुद ही मिल के कुछ फैसला करना है, वो बेशक उसमें बैठे डिसएग्री करें, नाराज हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन बारसूरत फैसला वहाँ होगा और उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, तभी वो फैसला देर पा होगा और वहाँ पे अमन आएगा। और ये अफगानिस्तान के अंदर से ही फैसला हो, चाहे वो अफगान हुकूमत हो, तालिबान के गिरोह हों, वही करें, और जो तीसरा स्टेक होल्डर अमेरिका है खुद वो इस सारे में फैसिलिटेट करे। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है पहले थी कि अफगान ही इस सारे अमल को लीड करें और वही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीला सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक आयरन मैन से मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में, और रिपोर्ट जानेंगे फैसलाबाद की, जहां पर टूटी फूटी सड़कें इस वक्त शहरियों का मुंह चिढ़ा रही हैं। हुकूमत बदली है लेकिन हाल नहीं बदला है। उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, कहाँ की ये सड़क है जो ख़राब है, जो शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रही है? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार को हुकूमत संभाले तकरीबन 2 साल होने को हैं, लेकिन इन 2 सालों में फैसलाबाद की जो अहम
शाहराहें हैं, अहम चौराहे हैं, इनकी जो किस्मत है ये तब्दील नहीं हो सकी है। और फैसलाबाद के जो अहम शाहराहों पर टूट फूट के शिकार हैं, खड्डे बन चुके हैं, गड्ढे बन चुके हैं, जहाँ पर ना सिर्फ जो गुजरने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि आए रोज़ हादसात का सबब भी बन रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद के अहम चौक जामिया चिश्तिया चौक जो इकबाल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम से मुंसलिक है, यहाँ पर मौजूद हो। मेरे पीछे देख सकते हैं सड़क पर कितने कितने गहरे गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लोगों के गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया इस तरफ कान उठा रही है, ना ही जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे हैं MPs MNs वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो अहले इलाका हैं, मकीन हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कब से सड़क टूट फूट का शिकार है और क्यों नहीं बनाई जा रही? मुंतखब नुमाइंदे किधर हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले इलाका की तरफ से अपील करता हूँ मुतलका महकमों से कि वो आके हशर देखें जामिया चिश्तिया चौक का। जामिया चिश्तिया चौक का जो हशर है माशाल्लाह, जो तब्दीली जो मुसल्लत की गई है अवाम पे, उस अज़ियतनाक तब्दीली का जो है ना अभी तक ये लोग भुगत रहे हैं। 2 साल होने के हैं, तकरीबन रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें टूटी फूटी, पेज वर्क भी नहीं है महकमे ने मुकम्मल किया। मुंतखब नुमाइंदे किधर है आप लोगों के? MPs MNs जिन्हें वोट दिया गया था वो लोग क्यों नहीं बना रहे सड़कें? यही तो गलती है ना, हम पछता रहे हैं, लोग वोट दे के, तब्दीली सरकार को वोट दे के पछता रहे हैं कि MPA जो है ना मुतलका इलाके का, उनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। मगर जी बिल्कुल, यहाँ से चंद कदम के फासले पर इस इलाके के जो बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार हम रहे थे। फैसलाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार है और मुतल्लिका महकमे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे कि 1 साल में महकमा फूड ने क्या कार्रवाई और क्या किरदार अदा किया है। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। सलमान, क्या कारकर्दगी रही है, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं 1 साल में महकमा फूड की जानिब से? जी बिल्कुल, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से पूरे साल की कारकर्दगी के ऊपर आज जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से कितनी जो है वो इस साल के अंदर कार्रवाइयाँ की गई हैं और कितनी दुकानों को जो है वो सील किया गया, कितने चीज़ों को जो है वो बैन किया गया, इस हवाले से हमने जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस इम्तियाज़ अबलो साहब। इनसे जानते हैं कि 1 साल के अंदर सिंध फूड अथॉरिटी ने क्या मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं और आने वाले साल के अंदर इनके क्या जो है वो प्लानिंग्स हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आज प्रेस ब्रीफिंग दी गई है आपकी जानिब से, 1 साल के अंदर मुझे वर्बली तौर के ऊपर बताइएगा कि कितनी कार्रवाइयाँ आप लोगों ने की हैं और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे मैं आपको बताया कि आज एक आगाही सेशन हम लोगों ने रखा था कि जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी की पूरे साल की रिपोर्ट हमें शाया करनी थी और आप लोगों के तवसल से डेफिनेटली वो हमें एक अवेयरनेस का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लोगों को भी पता चले और रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी शो हो कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो डिटरेंस बेसिस पे वो किसी चीज़ का फ़ायदेमंद एक रिजल्ट आए। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने अभी तक जो 1 साल की रिपोर्ट शाया की उसमें 12,544 इंस्पेक्शंस तकरीबन हमने कंडक्ट कर ली है, जिस पे मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि 345 ईटरीज़ की टेम्पररी प्रोडक्शन सील की गई थी और इस पे जो है तकरीबन कोई 27 हमने क्रिमिनल केसेस कोर्ट्स में डिफरेंट कोर्ट्स में लॉन्च किए हुए हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह के 27 के 27 केसेस ही सिंध फूड अथॉरिटी के फेवर में आए, क्योंकि हमारा जितना भी एक्शन होता है वो बड़ा साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूवन होता है। जब हम वो एविडेंसेस के साथ जाते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हम जो कल्प्रिट्स हैं, जो परपिट्रेटर्स हैं, उनको सज़ा। ठीक है सर, सुना है कि फूड अथॉरिटी को जो है वो इस बार बजट भी पास हुआ है। बहुत शुक्रिया। सलमान सलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब आपको लिए चलते हैं ओकाड़ा के इलाके मंडी अहमदाबाद में, जहाँ पर एक आयरन मैन ढूंढ निकाला है बोलने, जो दांतों से साइकिल उठा लेता है, कंधों से रस्से बांध कर ट्रैक्टर और बसों को खींच लेता है। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे फतेहुल्लाह नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये कौन शख्स है और ये क्या क्या स्टंट करता है। फतेहुल्लाह। अच्छा बिल्कुल मुदस्सर, मैं इस वक्त उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के इंतहाई पसमानदा इलाका मंडी अहमदाबाद के एक नौजवान के साथ मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे ये गौहर नायाब जो है इन दोनों काफ़ी मशहूर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिर्ज़ा शुएब बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे हम मज़ीद जो है वो बात करेंगे क्या कहता है ये। अच्छा मिर्ज़ा शुएब बेग, यार आप तो काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे छाए हुए इन दिनों, तो क्या आप कहेंगे कबड्डी के अलावा दीगर आपके क्या क्या शौक है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब मेरे दोस्त और वालिदैन की दुआएं हैं। मैं कबड्डी के अलावा और स्टंट्स करता हूँ, हैवी स्टंट करता हूँ, ट्रैक्टर ऊपर से गुदा देना, बस खींच लेना दांतों से, ऊपर से एक बड़ा गड्ढा उठा लेना, ईंटें वगैरह बोरी दांतों से उठा लेना, काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करनी थी जाए। जो भी इंसान मेहनत करता अल्लाह ताला उसको दूर चला देता है। सही।
अच्छा जी मुदस्सर, मैं आपको बताऊं कि मिर्ज़ा शुएब का ये कहना है कि अगर हुकूमती सतह पे इसकी सरपरस्ती की जाए तो ना सिर्फ ये मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी अपने वतन अजीज़ का, अपने इलाके का, अपने ज़िले का नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं और इसकी ये ख्वाहिश है कि इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो आना चाहिए। देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल अभी तक जो है इस इलाके में ये पहला नौजवान जो है वो कहा जा सकता है कि जो इतने हैवी स्टंट करता है और उसके साथ साथ कबड्डी के साथ दुनिया में जो है वो बहुत शुक्रिया आगाह कर रहे थे कि आयरन मैन से मिलवा रहे थे, लेकिन एक खबर आपको यहाँ पर सेनेट की कार्रवाई आपने देखी। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।